गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम आकाश है। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम लोग एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन कैसे करें, क्या अप्रोच हो, ये एक हमारे साथ हमेशा डिलेमा रहता है। एक संशय की स्थिति रहती है एग्ज़ाम के टाइम के ऊपर कि किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि बुक्स जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं पढ़ने के लिए। बहुत एट लेंथ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है किताबों के अंदर। और जो 1 वीक सीरीज़ हम लोग देखते हैं वहाँ पर हमें कभी कभी जो मैटर दिया गया है वो उतना अच्छा नहीं लगता। देखने में लगता है कि काफ़ी सारी इररेलेवेंट चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है हमें, वो भी हमें बताई जा रही हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे डिस्कशंस के अंदर हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके अंदर सब चीज़ों को हम लोग सरलता से समझ सकें। अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स जो है मैं आपको दे सकूँ उस चीज़ के लिए। टॉर्ट की परिभाषा को समझने के लिए उसके आवश्यक तत्वों को या एसेंशियल एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सभी तरह के जूरिस्ट और एकेडमिशियंस ने टॉर्ट को अपनी तरीके से डिफ़ाइन किया है अलग अलग समय के अंदर, मगर बदलते हुए समय के साथ अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड होते चले गए। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ अगर आप ये समझ पाएँ कि एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, एक विस्तृत परिभाषा जो है आप लिख पाएँ एग्ज़ाम में, तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। तो पहला एलिमेंट जो है वो हम लेते हैं रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन का। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन का मतलब है कोई भी ऐसा कृत्य जो आपके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ड्यूटी का पार्ट है, जो विधि के द्वारा निर्धारित की गई है, जो आपको नहीं करनी है, वो आप उस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो वो ओमिशन में आता है। कोई भी रॉन्गफुल एक्ट, अपकृत्य, और कोई भी ओमिशन जो काम करना था, विधि द्वारा निर्धारित था और हमने नहीं किया, जिससे किसी के लीगली प्रोटेक्टेड राइट्स जो हैं, हमारे कानून द्वारा दिए गए, विधि द्वारा दिए गए विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वो अपने अधिकारों को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगली प्रोटेक्टेड राइट्स कहलाता है। इस तरह का कोई एलिमेंट है। तीसरी चीज़ सिविल रॉन्ग है। मोस्टली टॉर्ट्स के जो केसेस हैं वो सिविल रॉन्ग के केसेस हैं। सिविल जो है वो बहुत विस्तृत परिभाषा है उसकी समझाने के लिए। तो इस समय अगर हम बात करें ऐसी चीज़ें जो क्रिमिनल नहीं हैं, कुछ क्रिमिनल केसेस को भी एक्सेप्शंस के फॉर्म में इंक्लूड किया गया टॉर्ट के अंदर, बट बेसिकली हम उसे सिविल रॉन्ग के रूप में ही देखते हैं। चौथी चीज़ जो है कि जो भी आपके विधिक अधिकार हैं उनका क्या मतलब है। विधिक अधिकारों का मतलब है अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो कानून ने आपको उनके लिए एक उपाय दिया है। कुछ ऐसे अधिकार अगर आपका हनन होता है तो आप उनकी रेमेडी जो है उपलब्ध है आपके पास, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कौन सी रेमेडीज़ हैं हमारे पास? हमारे पास सबसे पहली रेमेडी जो ज़्यादातर ऑथर्स ने हमेशा स्ट्रेस देकर कहा है वो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब है ऐसी क्षतिपूर्ति जिसका निर्धारण पहले से ना किया गया हो। आपका पैर टूट गया, आपका पैर टूटने के ऊपर आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, 50,000 रुपये मिलेंगे, इसका निर्धारण कहीं भी नहीं किया गया है। जब आप सूट फाइल करेंगे तो किस समय ऐसा हुआ, क्या स्थितियाँ थी, आपकी स्थिति क्या है इस समय, उन सब चीज़ों को देखते हुए इसका निर्धारण किया जाएगा। तो इस तरह के जो क्षतिपूर्ति का केस आएगा वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का है। तो टॉर्ट के अंदर कभी भी जो है हमारे पास क्षतिपूर्ति पहले से अनुमानित या फिक्स नहीं होगी, वो हमेशा अनलिक्विडेटेड रहेगी। दूसरा है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब है कोई ऐसा जुडिशियल ऑर्डर, कोई गलत किसी ने अपकृत्य किया आपके साथ, उसको रोकने के लिए आपने कोर्ट में अपील की, उसके अपील के रिव्यू के अंदर आपको कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया, दैट इज इंजंक्शन। कोई भी जुडिशियल ऑर्डर जो पास करे जिससे हम किसी रॉन्गफुल एक्ट को रोक सकें उसे हम इंजंक्शन कहेंगे। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। रेस्टिट्यूशन का मतलब है किसी भी चीज़ को पुरानी स्टेट पर लाना, जैसी पहले थी उसी अवस्था में लेकर आना। कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिस पर कोई अपकृत्य हुआ है, हमें उसको
वापस रेस्टिट्यूट करवाना है, पुराने स्टेट में लेके आना है, हम वापस से कोर्ट के पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन करवाना उस चीज़ का। कोई चीज़ आपके पास थी, किसी ने आपसे ले ली, वापस आपको कब्जे में दिलवाए, ये स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का केस हो गया। ये एक तरीका है टॉर्ट के अंदर। और नेक्स्ट चीज़ है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प का मतलब हो गया कि आप स्वयं ही कार्य कर कर उस चीज़ को ठीक कर लें, उस अकृत्य को ठीक कर लें। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी के अंदर बिना आपकी परमिशन के घुस आता है, उसे हम ट्रेसपास कहते हैं। आपने अपनी तरफ से ही उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया उस जगह से, तो आपने वहाँ पर सेल्फ हेल्प का कृत्य किया है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ हेल्प। तो टॉर्ट को अब अगर हम डिफाइन करना चाहें इन सब एलिमेंट्स की मदद से, तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? टॉर्ट इज़ अ wrongful act or omission which constitutes a civil wrong, and it is infringement of legally protected rights of a person for which the remedy available is in unliquidated damages, injunction, self-help, specific restitution of properties. यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन कौन कर रहा है? रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई संस्थान कर सकता है। तो आप मेंशन कर सकते हैं अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन डन बाय अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन, आपकी डेफिनेशन में। अब हम लोग एक टॉर्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। ए जो है एक केला खाते हैं और केले का छिलका जो है वो रोड पे फेंक देते हैं। बी उसी रोड से निकल रहे हैं, वो ध्यान नहीं देते, उनका पैर केले के छिलके पे पड़ता है और वो गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं और अपने लेग पैर को इंजर कर लेते हैं। तो ये जो एक्ट था जिससे बी को क्षति पहुंची, ये क्या था? टॉर्टियस एक्ट था या टॉर्ट था। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा लीगल राइट जो है उनका हम लोगों ने रोक दिया या उनको क्षति पहुंचाई। उनके पास लाइफ और पर्सनल सेफ्टी का जो राइट है उसको हम लोगों ने ब्रीच किया, तोड़ दिया उसको हम लोगों ने, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ए का जो एक्शन था वो अकृत्य था जिससे बी की लाइफ को और पर्सनल सेफ्टी को जो था वो नुकसान पहुंच रहा था, खतरा हो रहा था, और उससे उन्होंने अपना पैर इंजर कर लिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट भी डिफाइंड है आर्टिकल 21 के अंदर। तो ये एक्ट जो है ये टॉर्ट की श्रेणी में आ जाता है। टॉर्ट के अंदर काफ़ी सारे लेखकों ने जो है अपना योगदान दिया है। जॉन सैलमंड और विनफील्ड जो हैं उसमें प्रमुख हैं। तो उन दोनों ने टॉर्ट की क्या डेफिनेशन दी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अगर उन्हें कोट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए वो रहेगा इम्प्रेशन। जॉन सैलमंड कहते हैं टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज़ कॉमन लॉ ऑफ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और द ब्रीच ऑफ मियरली अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। यहाँ पे सैलमंड कहते हैं कि कोई भी ऐसा अपकृत्य जिसके लिए उपाय जो है वो क्षतिपूर्ति जो है वो निर्धारित नहीं की गई हो, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो, वो टॉर्ट है। विनफील्ड कहते हैं टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ. This duty is towards a person generally, and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. विनफील्ड ने रॉन्ग की बजाय विधिक कर्तव्यों पे फोकस डाल दिया। ऐसे कर्तव्य जो विधि के द्वारा निर्धारित हैं, अगर वो हम नहीं कर रहे हैं, उससे किसी को नुकसान पहुंच रहा है, किसी व्यक्ति को, तो वो टॉर्ट की श्रेणी में। और उनके लिए उपाय क्या है? वापस से ये दोनों ने सेम ही दिया है, जॉन सैलमंड ने भी, विनफील्ड ने भी। स्ट्रेस जो दिया है वो दिया है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ऐसी क्षतिपूर्ति जिसका पहले से निर्धारण नहीं किया गया है। तो ये दोनों डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख सकते हैं। तो आज हमने टॉर्ट के बारे में समझा, बेसिक डेफिनेशंस जो दी गई हैं प्रोमिनेंट ऑथर्स के द्वारा, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, क्या चीज़ें हैं जो मिलकर टॉर्ट बनाती हैं, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने उसे समझने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, सरल लगी होगी। थैंक यू।